नमस्कार। कोरोना महामारी के चलते यूं तो पूरी दुनिया भर में चीन के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन दिनों भारत में भारतीयों के मन में चीन को लेकर बेहद गुस्सा है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर इस महामारी के बीच चीन ने अवैध तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और गलवान घाटी में रात के अंधेरे में भारत के निहत्थे सैनिकों पर हमला किया। इसको लेकर के भारत में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है और भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और साथ साथ चीनी सामान को बॉयकॉट करने की अपील कर रहा है और आंदोलन कर रहा है। जगह जगह जो चीन के सामान हैं उनको लेकर उनकी होली जलाई जा रही है, उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन के जो मोबाइल फ़ोन हैं, उनके टेलीविज़न हैं, उनको सार्वजनिक रूप से तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि चीनी सामान का यानी चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाए। सवाल ये है कि क्या ये पूरी मुहिम सिर्फ भावनात्मक है और इसमें दरअसल कुछ ऐसा ताकत भी है कि ये किसी सिरे चढ़ पाएगा? क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ। होली पर, दिवाली पर लोगों ने इस तरह की मुहिम चलाई और कहा कि चीन की लड़ियाँ मत खरीदिए, चीन में बनी लड़ियाँ मत खरीदिए, भारत में जो कुम्हार दिए बनाते हैं उनको खरीदिए, चीनी पिचकारियाँ मत खरीदिए। इस तरह के बहुत सारे अभियान चले हैं, लेकिन ये अभियान किसी सिरे तक पहुँचे नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरह का गुस्सा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चीन इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सा घबराया हुआ है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, किन कारणों से कह रहा हूँ इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि दरअसल कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देश में लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया में और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लगातार इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि भारत जो है चीन का सामान के बहिष्कार करने की अपील कर रहा है। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये कभी संभव ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इससे नुकसान भारत को होगा। कुछ मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि दरअसल ये जो पूरे लोग हैं, दरअसल ये लोग किस तरह से ये इस पूरे अभियान को, जो भारतीयों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने पहले, जब ये मुहिम शुरू हुई तब उन्होंने पहले एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके उन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात में, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, उसकी तस्वीर दी और कहा कि हमें पहले इसका बॉयकॉट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रतिमा जो है ये चीन में बनी है, इसमें चीनी सामान सारा लगा हुआ है। लेकिन ये गलत था, ये फेक था। राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया वो झूठा था, क्योंकि दरअसल ये जो पूरी प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसमें महज 7% जो सामान है वो चीन का है, बाकी कोई सामान चीन का नहीं है। और जब ये जानकारी लोगों ने ये शेयर करी और राजदीप सरदेसाई की इसके लिए आलोचना की तो उनको शर्मिंदा होकर अपना ट्वीट हटाना पड़ा। लेकिन इसी तरह से कुणाल कामरा हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और उन्होंने भी इस बात का मजाक बनाया कि भारतीय देखिए चीन का सामान का प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये चीनी मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ, तो फिर ये किस बात का तर्क हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग चीन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और उस पर कहते हैं कि चीन का आप बहिष्कार करने की बात कहते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि चीन का बहिष्कार करने का, चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का मतलब जो है वो अभी 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि 1 या 2 दिन में चीन के तमाम सामानों पर रोक लग जाए और भारतीय खरीदारी करना बंद कर दे। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है व्यापार से जुड़ा हुआ है और कई संधियों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार क्यों नहीं बैन लगा देती, भारत जब चीन का सामान आता है तो फिर लोग तो उसको खरीदेंगे, तो भारत सरकार ही बैन लगा दे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में और बहुत सारे जो कूटनीतिक मसले होते हैं उसमें ऐसा संभव नहीं है कि सरकार चीन के सामान पर ही जो है वो रोक लगा दे और कह दिए हम आपका कोई सामान नहीं खरीदेंगे। जब तक कि भारत चीन को शत्रु देश घोषित ना कर दे तब तक ऐसा संभव नहीं है। ऐसा आज तक पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से संभव नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ हद तक जो है ट्रेड जो है वो चलता रहता है, तो ऐसा संभव नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय ये ठान लें तो ये पूरी अभियान जो है, ये जो मुहिम है, इसको सिरे चढ़ाया जा सकता है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये इस पूरी मुहिम को शुरू किया था। हम जानते हैं सोनम वांगचुक वही हैं जिनके ऊपर
थ्री इडियट जैसी जो है वो फिल्म बनी थी, सुपर हिट फिल्म बनी थी। तो सोनम वांगचुक ने जो कहा था उसकी बात, उनकी बात को समझिए। उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर को 1 महीने में और जो हार्डवेयर हैं उनको हम 1 साल के अंदर रिप्लेस करें। तो ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई थी, इस स्ट्रैटेजी में दरअसल एक दम था, क्योंकि मैंने कहा रातों रात आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जो मजाक बनाने वाले लोग हैं और जो ये कहने वाले लोग हैं कि दरअसल भारत तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप कहिए कि चाइनीज़ मोबाइल से आप इस्तेमाल कर रहे हो और चीन का बहिष्कार करने की बात कर रहे हो, तो फिर आपको मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी चीनी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने जो विदेशी सामान था उनके कपड़ों की होली जलाई थी। वीर सावरकर ने ऐसा किया था सबसे पहले, कि जब उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज़ी सामान है उसकी होली जलाएंगे। लेकिन उसके बाद जब महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए जब उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया, उससे पहले महात्मा गांधी ने ट्रेन में बैठ करके पूरे भारत का भ्रमण किया था। और उसके बाद उन्होंने ट्रेन को, जो रेल थी, उसको उन्होंने अपने जो जन जागरण का अभियान था उसका एक महत्वपूर्ण जो है एक उसको टूल बनाया। अब ये रेल जो थी उस वक्त कौन लाया था? रेल तो अंग्रेज़ लाए थे। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ट्रेन में क्यों बैठे? वो तो अंग्रेज़ों की लाई ट्रेन थी, उस अंग्रेज़ों की लाई ट्रेन में बैठ करके वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। तो ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आप ये समझे कि ये लोग जो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, दरअसल ये लोग चीन के पिट्ठू हैं और ये लोग नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई आर्थिक मसलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मोटे मोटे आंकड़े हैं मैं सिर्फ वो आपकी जानकारी के लिए सामने रखना चाहूँगा। और जो लोग इस तरह का कह रहे हैं कि संभव नहीं है, मैं उसके लिए सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देकर समझाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो भारत और चीन का जो ट्रेड डिफरेंस है, यानी जो व्यापार घाटा है, वो करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। अगर भारत और चीन के बीच मान लीजिए इस तरह की बात चलती है और भारतीय लोग चीनी सामान को नहीं खरीदते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि चीन को इससे सीधे सीधे 5 लाख करोड़ का घाटा होगा। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा चीन को इसका घाटा होगा। और अगर चीन ऐसा कर दे, बदले में पलटवार करता है, तो भारत को करीब करीब 1 लाख करोड़ से, यानी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का आप अनुमान लगाइए, 1.5 लाख करोड़ का घाटा होगा। तो घाटा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है चीन का बड़ा घाटा है, क्योंकि चीन को 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा है। लेकिन इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था छोटी है, भारत के लिए ये सदमा जो है बहुत बड़ा होगा। तो ये हो सकता है कि कुछ समय तक अगर ऐसी मुहिम चलती है तो भारत को इसका कुछ हद तक नुकसान उठाना पड़े। ये भी संभव है कि कुछ लोगों की नौकरियां चली जाएं। अगर भारत जो है चीन का सामान भारतीय लोग खरीदना बंद कर देते हैं तो चीन के जो मोबाइल फ़ोन हैं अगर वो बिकने बंद हो जाते हैं तो फिर जो उन मोबाइल फ़ोन की शॉप पे जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा भी संभव है। लेकिन इसको आप ये समझिए कि धीरे धीरे ये चीज़ रिप्लेस होगी। अगर एक चीन का मोबाइल फ़ोन जो है वो बिकना बंद होगा तो एक दूसरा मोबाइल फ़ोन जो है उसकी बिक्री शुरू होगी, वो बढ़ेगा और वहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोज़गार को लेकर तो जहाँ तक बात है वहाँ वो इसको आप इस बात से समझिए। लेकिन साथ साथ बड़ी बात यह है कि जो इस पूरे मामले में CAIT जो एक व्यापारियों की संस्था है उसने बहुत अच्छी एक बात कही और उसने एक बहुत अच्छा कदम भी उठाया है। CAIT ने करीब करीब 400 प्रोडक्ट्स जो हैं उनको उन्होंने वेरीफाई किया और 400 जो है श्रेणियाँ उन्होंने बनाई हैं और कहा है कि अगर इन 400 श्रेणियों में हम सामान जो है चीन का खरीदना बंद कर देते हैं तो फिर इससे चीन को हर साल 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और ये 400 जो उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं उन 400 श्रेणियों में क्या है, उनमें आपका मेकअप किट है, उसमें जूते हैं, उसमें जो है खिलौने हैं, उसमें बैग्स हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें भारत खुद नहीं बना सकता? ये सवाल है। भारत, जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो भारत ये सारे सामान खुद भारत में बना सकता है और इस तरह से चीन का जो वर्चस्व है ट्रेड में उसको हम चुनौती दे सकते हैं और चीन को एक हद तक एक मैसेज दे सकते हैं, एक संदेश पहुंचा सकते हैं। चीन को एक हद तक हम कमज़ोर कर सकते हैं। ये भारतीय कर सकता है, तो क्यों ना हम ये करें? ये हम कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने कहा कि सरकार जो है ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाने शुरू किए। अभी आपने देखा होगा कि MTNL और BSNL मोबाइल को लेकर के या फिर
ट्रेन को लेकर के कुछ जो करार थे, तो भारत ने उस पर जो है पुनर्विचार करना शुरू किया, एक करार रद्द भी कर दिया है। इसी बीच जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने एक बहुत अच्छी पहल करने की शुरुआत करी है। अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री एक पॉलिसी लेकर आ रही है। इसमें जो ई कॉमर्स है, यानी जो आप मोबाइल से और ई कॉमर्स से जो आप सामान खरीदते हैं, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री एक क्लॉज डालने जा रही है कि उसमें जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो आप जो कंपनी है उसको ये बताना होगा कि ये सामान मैंडेटरी आवश्यक है, बताना होगा कि ये सामान भारत में ही बना है। उससे क्या होगा कि उससे जो लोग चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, भारत में ही बने सामान खरीदे जाएं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक जो है, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक बहुत ही जो है एक बहुत ही उदाहरण के रूप में मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ तो कुछ आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण जो हैं। उसमें आप स्टील को ले लीजिए। अगर मैं स्टील की बात करूँ, जो कि किस तरह से चीन डोमिनेट करता है और किस तरह से हम इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। चीन जो है वो भारत से करीब 1200 करोड़ रुपए का, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो आप मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए का चीन भारत से स्टील आयात करता है, स्टील भारत से खरीदता है। लेकिन 4000 करोड़ से ज़्यादा के स्टील प्रोडक्ट भारत में बेचता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 1200 करोड़ का कच्चा माल हमारे से खरीदता है, उसी माल को कुछ ना कुछ बना करके, उस माल का कुछ ना कुछ आइटम बना करके हमसे 4000 करोड़ ले जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम ये जो 1200 करोड़ का स्टील जो चीन को हम देते हैं, क्या इससे चीन से हम जो सामान बनाते हैं वो हम खुद ही भारत में बना सकें? हालांकि अभी टेक्निक के मामले में भारत पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमें टेक्निक के मामले में बहुत सारी तकनीक जो है लानी पड़ेगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, सोनम वांगचुक ने जो कहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, मुझे उनके तर्क सुनकर हंसी आ रही है। अब कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल में देखिए क्या क्या तर्क दिए गए थे। उसमें एक जगह कहा गया था, इंडियन एक्सप्रेस के उस आर्टिकल में, उसमें कहा गया था कि नुकसान भारत को होगा अगर हम चीन का सामान नहीं खरीदते हैं, बॉयकॉट करते हैं। इसमें एक जगह लिखा है कि 22 देशों से भारत का व्यापार घाटा है, तो चीन से भी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सवाल यह कि ये 22 देश कौन से हैं? ये फ्रांस हैं, ये 22 देश दूसरे देश हो सकते हैं, ये अमेरिका हो सकता है, फ्रांस है, ऐसे देश हैं। लेकिन क्या ये देश भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? क्या ये देश भारत के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं? तो 22 देशों से चीन की तुलना क्यों? ये तुलना बिल्कुल गलत है। फिर इसमें कहा गया कि दरअसल ये जो चीन से जो सामान हम खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि इंडियन जो कंज्यूमर हैं, वो जो पहले खरीदते थे उससे बेहतर विकल्प दरअसल चीन ने दे दिया है। क्या चीन ने हमें बेहतर विकल्प दिया है? हो सकता है कि रुपीज़, पैसे के मामले में बेहतर विकल्प ज़रूर दे दिया हो कि हमें सस्ती आइटम मिल रही है, लेकिन क्या हम उससे और बेहतर विकल्प नहीं ले सकते? और क्या अगर जंग जैसे हालात हैं तो क्या भारत के लोग वास्तव में ये नहीं देख सकते कि चीन से बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? क्या उस तरफ खोज नहीं हो सकते? फिर इसमें ये कहा गया है कि चीन ने भारत के साथ जो व्यापार अगर नहीं किया तो भारत को ज़्यादा नुकसान होगा। मैं इस बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत छोटा देश है, भारत की जीडीपी चीन के मुकाबले में कम है, तो इसलिए भारत को नुकसान जो है बड़ा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम इस घाटे से उबर सकते हैं। उसमें ये भी कहा गया कि इसका मतलब ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ये भी कहा गया कि इसका मतलब ये है कि भारत अपने लोगों के लिए एफिशिएंट तरीके से उत्पादन चीज़ों का नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ये बात सही हो सकती है कि भारत एफिशिएंट तरीके से अपने लिए चीज़ों का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यही तो बात है कि क्या आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की हम बात करें, यहीं पर तो शुरुआत होती है कि उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये एक बात आ रही है। लेकिन सबसे जो एक हंसी वाली बात है, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जो एक इसमें एक लाइन लिखी तो उसको पढ़ के हंसी भी आई और गुस्सा भी आता है, वो ये है कि इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता है कि अगर हम चीन का बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि इससे गरीबों को नुकसान होगा। जो भारतीय सस्ते एयर कंडीशन खरीदते हैं चीन के, वो सस्ते एयर कंडीशन नहीं खरीद पाएंगे, वो गरीब। तो पहले तो मैं इंडियन एक्सप्रेस के महान पत्रकार से, लेखक से जानना चाहूँगा कि भारत में कौन से गरीब हैं जो सस्ते एयर कंडीशन खरीदते हैं। और अगर एयर कंडीशन की मैं बात भी करूं तो भी अगर चीन के एयर कंडीशन और जापानीज़ एयर कंडीशन या कोरिया एयर कंडीशन की तुलना करूं तो शायद 4 या 5 हज़ार का फ़र्क होगा। तो जो व्यक्ति 20,000 का एयर कंडीशन खरीद सकता है वो 25,000 का क्यों नहीं खरीद सकता? बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन गरीब लोग एयर कंडीशन नहीं खरीद पाएंगे, ये कह करके
जो आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी मुहिम है उसको धक्का पहुंचाने की और चीन के खिलाफ लोगों की जो भावनाएं हैं उसका मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अंत में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूरी मुहिम ऐसा नहीं है कि बेकार है, इसका असर है। कैसे असर है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जो चीन का सरकारी अखबार है उसके संपादक ने करीब करीब एक हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था और उसमें कहा था कि भारत के लोग निकम्मे हैं, आलसी हैं, वो अपने लिए कोई चीज़ नहीं बना सकते, वो बॉयकॉट चाइना करते रहेंगे लेकिन भारत चीन में बने सामान ही खरीदेंगे। ये उस चीन के सरकारी अखबार ने लिखा। लेकिन यही चीनी सरकारी अखबार 3 दिन पहले जो है ये कहता है कि भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को समझाए कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील ना करें और चीनी सामान का बहिष्कार करने की कोशिश ना करें। तो ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो चीन में भी जो है थोड़ी सी एक पैनिक है। चीन को भी लग रहा है कि हमें इससे नुकसान होगा और इस नुकसान से चीन पैनिक में है, क्योंकि चीन करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का माल भारत में डंप करता है, तो इसलिए चीन भी पैनिक में है। तो ये आप समझिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए चीन घबराया हुआ है। अब दोबारा जो है चीनी सरकारी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा, अब उस आर्टिकल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था छोटी है, भारत को नुकसान होगा और भारत में बैठे अलका लांबा जैसी नेता हैं वो जो है चीन के जो सरकारी अखबार है उसके इस ट्वीट को, उसके इस आर्टिकल को लाइक करती हैं। तो ये पूरा नेक्सस जो है आपको समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये आपका भाव है, आपकी भावना है और अगर आप कर सकते हैं तो ये आपको तय करना है। लेकिन जब तक ये भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है भारतीय, जब तक दिल से ये बात तय नहीं करेंगे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तब तक ऐसी मुहिम एक बार फिर से फुग्गा बनकर जो है फूट जाएगी। अगर आप वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि भारत के सैनिक जो शहीद हुए उसके लिए आप भी कुछ कर सकें, उसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठा सकें, तो ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए काम करना है। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नैरेटिव समझिए, ये लोग किस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग चीन के पिट्ठू हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।